हरि ओम नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, इन दोनों की जो विद्या वारिधि की प्रवेश परीक्षा होने वाली है उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। इसमें मैंने जो श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है उसके 2019 के प्रश्न पत्र के ऊपर में हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसमें दो पार्ट जो है पहले ही मैंने वीडियो बना दिया है, तीसरा पार्ट ये है। और सामान्य ज्ञान विभाग का इसमें हम लोग विभाग के प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है वो लोग पार्ट वन और पार्ट टू अवश्य देख लें, क्योंकि इससे आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। जो लोग 20 तारीख को पेपर देने जा रहे हैं उन लोगों को तो 100% इससे लाभ मिलेगा। मतलब इन जो मैं करवा रहा हूँ इस टॉपिक से, या जो भी है मैं इसमें जो भी एडिशनल नॉलेज दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा है कि जब भी आप ये वीडियो देखें तो एक कॉपी पेन लेकर के बैठे, क्योंकि अब ये विषय पढ़ाने का समय नहीं है। तो प्रश्न के अनुसार मैं उस टॉपिक को थोड़ा बहुत मतलब जो उस टॉपिक के ऑप्शंस है उन ऑप्शंस को क्लियर कर देता हूँ और उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी बहुत बातें बता देता हूँ, जिससे कि आपको आने वाली परीक्षा जो है 20 तारीख को उसमें बहुत लाभ मिलेगा। और इसके बाद में 18 तारीख को जो परीक्षा है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का, उसमें भी आपको आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि दोनों का पैटर्न लगभग सेम है। बस इस बार ये इन्होंने जो आपका लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, इन्होंने लिखित परीक्षा हटा दिया है और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने लिखित परीक्षा रखा है। ठीक है, और तो लिखित परीक्षा के ऊपर में बहुत से लोगों का कमेंट था, तो मैं बता दूं कि आज रात में मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा, उसमें लिखित परीक्षा में कैसे लिखें और किस टॉपिक का, मतलब जैसे आप साहित्य वाले हैं तो वो किस किस टॉपिक को करके जाएं, ताकि वहां पर लिखित परीक्षा के अंदर में वो टॉपिक, क्योंकि इसमें दो प्रकार के प्रश्न आएंगे। एक तो शास्त्र के ऊपर में प्रश्न आएगा जो शास्त्र आपने पढ़ा है, ठीक है, और दूसरा आएगा आपका शोध के ऊपर में प्रश्न। शोध के ऊपर में जो होंगे वो दो प्रश्न होंगे, ठीक है, और इसमें शास्त्र के ऊपर में 5 प्रश्न होंगे। मतलब 8 प्रश्न होंगे, उसमें से 5 करने होंगे। ठीक है, इसमें 4 प्रश्न होंगे, 4 में से 2 करने होंगे। और ये होगा एक 25 नंबर का, जो कि 25 × 2 50 नंबर का हो जाएगा पूरा ये। और ये आपका 5 होगा 10-10 नंबर का, 10 × 5 50 हो जाएंगे। तो ये आपके प्रश्न पत्र का स्वरूप रहेगा। द्वितीय प्रश्न पत्र का, प्रथम प्रश्न पत्र का स्वरूप आपको गाइडलाइंस में पता होगा। और वैसे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का तो मैंने बता दिया है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का थोड़ा सा अलग है उससे, लेकिन विषय सेम ही है। ठीक है ना। तो लिखित परीक्षा के ऊपर में आज रात में मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा। ठीक है, आज रात में, ताकि आप लोगों को पता लगे, क्योंकि परसों आज 16 हो गया, 18 तारीख को आप लोगों का पेपर है। तो इसलिए आप लोग इसकी कैसे तैयारी करें, आपके पास में एक दिन होगा और क्या क्या चीज लिखे क्या क्या चीज ना लिखे ये सब चीजें मैं बता दूंगा उसमें। ठीक है सर। अब देखिए, संस्कृतम वर्धयामः, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हो। जैसे भी पार्ट वन और पार्ट टू डाला है मैंने, तो उसको भी देख सकते हो। और साथ में नेट से रिलेटेड, नेट के ऊपर में मैं कोचिंग भी देता हूँ। तो उस नेट की जो कोचिंग के वीडियोस है, कुछ वीडियोस मैंने यहाँ पे बनाए हैं, हाँ, और वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। और ये इसका चैनल का जो है आपका वीडियोस है, उन वीडियोस को आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। और अगर वीडियो तो आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें इससे बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। आपको जो भी चीज के नोट्स चाहिए यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और आपको जैसे पीडीएफ, अभी मैंने पेपर का पीडीएफ डाल दिया वहां पे, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आपका ये चैनल का लिंक है टेलीग्राम के, तो इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न पत्र को शुरू करते हैं। ठीक, देखिए, ये आपका प्रश्न पत्र है। यहाँ पे वीवीईटी यानी कि विद्या वारिधि इंट्रेंस
टेस्ट। इसका वीवीईटी का नाम है विद्या वारिधि एंट्रेंस टेस्ट। ये प्रथम प्रश्न पत्र है और इसमें 20 पेज है, 100 अंक का है, मैक्सिमम मार्क्स। सारी सूचना मैंने पहले वाली वीडियो जो है उसके अंदर पार्ट 1 में मैंने बता दिया है, कैसे कैसे मतलब कितने इसमें भाग है, कितने प्रश्न है और क्या क्या करना है, ये सारी चीजें मैंने बता दिया है। अब दोबारा मैं नहीं टाइम वेस्ट करना चाहता आप लोगों का, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, अब समय बहुत कम रह गया है, तो इसलिए मैं सीधा प्रश्न पर चलता हूँ। ये 20 प्रश्न मैंने करवा दिए हैं और आगे के अब 10 प्रश्न इसमें इस भाग के हम मैं करवा दूं, ठीक है। देखिए, ये रहा प्रश्न नंबर 21वां। दूसरा 20वां हो गया था, इसमें मैंने मुख्य मुख्य सूत्र आपको दिखा दिए थे, जो द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और षष्ठी और सप्तमी इनके लिए था। जैसे द्वितीय से तात्विक गत्यास्थ प्राप्त पन्ने, हाँ, तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, चतुर्थी चतुर्थी चाशिष्य मलबद सुख रक्षित है, बलभद्र सुख रक्षित है। तो इस प्रकार के सूत्र जो है उन सभी सूत्रों को मैंने दिखा दिए थे आपको। अब यहाँ पर इसके बाद 21वां प्रश्न में चलते हैं। महाभारते कीचक वधम कस्मिन पर्वणि प्राप्यते। तो देखो, सबसे पहले ना आप ये चीज जानो कि महाभारत पे बहुत प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। देखो, तो हम लोग पहले इसका उत्तर बताने से पहले मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, आप लोग इसका आंसर खुद से, ये लाइव का जब वीडियो चल रहा है तो आप वीडियो के नीचे लाइव जो आता है उसमें कमेंट करने का ऑप्शन आता है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। तो आप इसका आंसर पहले बताइए अपने मन से। उद्योग पर्वणि, विराट पर्वणि, भीष्म पर्वणि या द्रोण पर्वणि, बताइए। 10 सेकंड का समय आपके पास। समय समाप्त। देखो, अब यहाँ पर सबसे पहले तो देखो, महाभारत का जो है ना निर्माण, वो तीन कालक्रम में हुआ, मतलब तीन बार में हुआ। सबसे पहले यही जय संहिता। जय संहिता के अंदर में 8,800 श्लोक थे, ठीक है। उसके बाद में आया भारतम, उसी के अंदर में और श्लोक जोड़े तो वो हो गए 24,000 श्लोक का भारतम जो। इसके बाद बना महाभारत, इसमें 1 लाख लगभग श्लोक है, 1 लाख से ज्यादा ही है। तो ये है। अब यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए, जय में 8,800 है, भारतम में 24,000 है और आपका महाभारत में 1 लाख है। इसके बाद में आपको ये चीज और एक बात पता होनी चाहिए कि देखो, भारतम को कहते हैं चतुर्विंशति सहस्री संहिता। आप लोग कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठिए, क्योंकि मैं बहुत सारी एडिशनल चीजें बता रहा हूँ। हाँ, आपको ये सब चीजें लिख लीजिए, आपके पास में अपना खुद लिखा रहेगा, तो आप लोग आराम से इसको आपका पेपर, मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल इजी जाएगा अगर आप ये वीडियोस देखते हैं और अपने खुद लिखते हैं, क्योंकि ये सब चीजें आपको पढ़ना है। और अभी आपका समझ लीजिए आपका रिवीजन भी चल रहा है। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको अपने लिख लीजिए। एग्जाम से थोड़ा मतलब एक कल का दिन बाकी है संस्थान वालों के लिए, और जो आपका उनका पेपर है, क्या बोलते हैं, विद्यापीठ जो विश्वविद्यालय है लाल बहादुर शास्त्री वाला, उनके लिए आपका 20 तारीख का पेपर है, तो उनके पास में थोड़ा समय है, तो आप लोग आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। इसके अलावा रामायण के लिए भी यही प्रयोग होता है, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। तो यहाँ पे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता जो है रामायण के लिए भी प्रयोग होता है। अगर आपका मान लो ऑप्शन दिया हो रामायण, चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता किसे कहते हैं, रामायण, भारत, जय या महाभारत, ऐसा दिया हो, तो आप रामायण को टिक करिएगा। वहां पे भारत भी होगा, रामायण भी होगा, लेकिन रामायण मुख्यतया होता है। अगर रामायण नहीं है तब आप भारतम पे टिक कर। समझ में आया। और इसके बाद में महाभारत के लिए प्रयोग होता है सत साहस्री संगीता। सत सहस्री मतलब 100,000 वाली संहिता, 100,000, ठीक है ना। यानी कि 1 लाख, इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 1 लाख श्लोकों का जो है संहिता है, उसीलिए उसको महाभारत बोलते हैं। ये तो हुआ आपका जनरल इसके महाभारत के बारे में। इसके बाद में एक और चीज देखिए
कि महाभारत के अंदर में अभी इसमें प्रश्न पूछा है, कीचक वधम कस्मिन पर्वणि प्राप्यते। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि महाभारत में कितने पर्व मिलते हैं। महाभारत में कितने पर्व हैं आप मतलब मोस्टली लोगों को पता होगा। अब जैसे अब मैं आपको आज प्रत्यक्ष उदाहरण बताता हूँ। अब मैंने आज किसी से पूछा कि कीचक वध, ऐसे ही अपने एक मित्र से पूछा कीचक वध किस उसमें पर्व में हुआ। तो वो बोला पर्व, पर्व पता नहीं किस एपिसोड में हुआ, ये पूछो, क्योंकि वो बी आर चोपड़ा की जो है ना महाभारत उन्होंने वो देखा था। तो इसलिए पर्व आपको पता होना चाहिए। पर्व होते हैं 18। ठीक है, मैं एक लाइन से पर्व के नाम लिख देता हूं और ये आप लोग नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये मैं कहूंगा कि इससे प्रश्न आना निश्चित है, तो आप लोग जरूर इसको लिख लीजिए। सबसे पहला पर्व है आदि पर्व। सबके आगे में पर्व लगाना है तो मैं इसलिए सबके आगे में पर्व नहीं लगाऊंगा। दूसरा हो गया सभा पर्व। तीसरा हो गया आरण्यक, या आपको इसको वन पर्व भी कह सकते हो। ठीक है, चौथा हो गया विराट पर्व। पांचवा हो गया उद्योग पर्व। छठा हो गया आपका भीष्म पर्व। सातवां हो गया द्रोण पर्व। आठवां हो गया कर्ण पर्व। नौवां हो गया शल्य पर्व। ये आपके 9 पर्व हो गए। इसके बाद में आपका 10वां हो गया शौप्तिक पर्व। 11वां स्त्री पर्व। 12वां शांति पर्व। 13वां अनुशासन पर्व। 14वां अश्वमेधिक पर्व, अश्वमेधिक पर्व। 15वां मौसूल पर्व। 16वां महाप्रस्थानिक पर्व। नहीं, अश्वमेधिक के बाद में ना एक आश्रम वार्षिक पर्व है। क्रम से याद होना चाहिए, इसीलिए ये क्रम जो है, क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों क्रम क्रम से याद होना चाहिए। क्या है कि अभी नेट का जो पेपर हुआ था, अभी जो अक्टूबर के ही महीने में हुआ है, उस नेट के पेपर के अंदर में आपका ये क्रम से पूछा गया प्रश्न। 4 दे दिए थे प्रश्न और 4 पर्वों के नाम, और उसमें पूछा था क्रमानुसार उसको लगाइए। तो इसलिए आपको क्रम याद होने चाहिए। अश्वमेधिक पर्व। ठीक है, इसके बाद में आता है आश्रम वार्षिक पर्व। इसके बाद में आता है आपका मौसूल पर्व। इसके बाद में महाप्रस्थानिक पर्व। इसके बाद में आता है स्वर्गारोहण पर्व। ये टोटल 18 पर्व है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये 18 पर्वों के नाम है, याद होने चाहिए आपको। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व या अरण्यक पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, शौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व, मौसूल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। ये पूरे 18 पर्व याद होने चाहिए। इसके बाद में एक अंतिम बाद में जोड़ा गया है हरिवंश पर्व। हाँ, लेकिन इसको गिना नहीं जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभी पूछ लेता है हरिवंश पर्व। और खास करके ये नेट वगैरह में तो कभी नहीं पूछेगा, इतनी तो गारंटी है। लेकिन इसके ये उसका पूछ सकता है, ये विद्यापीठ के एग्जाम में, ये जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है उसके एग्जाम में जरूर पूछ सकता है। ठीक है ना। और आपका ये हो गया। इसके बाद में ये देखिए, अब इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। कीचक वध जो है आपका, आपका ये हुआ था विराट पर्व के अंदर में, जब वो लोग पांडव लोग अज्ञातवास में गए थे। और कीचक को मारा किसने था, तो आपके कीचक को मारा था किसने, भीम ने। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में भीष्म पर्व से एक प्रश्न बन सकता है, भगवत गीता जो है वो कहां से है, भीष्म पर्व में से। ठीक है ना। और आपका इससे और भी एक दो प्रश्न बन सकते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे शिशुपाल वध जो आपका महाकाव्य है,
शिशुपाल वध, वो आपका सभा पर्व से है। और अरण्यक पर्व से एक और बहुत प्रसिद्ध जो है वो आपका क्या है, आपका ये किरातार्जुनीय। किरातार्जुनीयम जो ये आपका महाकाव्य है, ये आपका अरण्यक पर्व इसके जो वन पर्व से है। ठीक है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा एक एक और बात है कि वो आपको पता होना चाहिए, जैसे इसके जो टीका है, इसमें बहुत प्रसिद्ध टीका है नीलकंठ के द्वारा। और ये प्रश्न राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के जो पीएचडी की जो प्रवेश परीक्षा हुई थी उसमें पूछा भी गया था। मेरे पास में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का प्रश्न पत्र है, मैं आपको वो टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। उसको सॉल्व तो नहीं करवा पाऊंगा, उसका आंसर के साथ में भेज दूंगा, आंसर के टिक लगा करके। ठीक है ना, मैंने इसका जो विद्यापीठ का जो भेजा है अभी, ये जो प्रश्न पत्र जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसका आंसर मैंने नहीं भेजा। एक टेलीग्राम पे मैसेज भी आया कि सर इसके आंसर करवा दीजिए, तो मैं वीडियो के माध्यम से करवा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने आंसर नहीं भेजा है। हाँ, वीडियो के माध्यम से मैं पूरा पेपर करा दूंगा तो आंसर आपके पास में अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए इसका मैं आंसर के साथ में भेज दूंगा पेपर, कल सुबह भेज दूंगा। ठीक है, नीलकंठ के जो टीका इन्होंने किया उसका नाम क्या है, भारत भाव दीप। ठीक है, भारत भाव दीप, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए महाभारत के ऊपर में। और इसके अलावा अगर कहीं और से प्रश्न आता है तो वो सबके लिए कठिन होगा, लेकिन इतनी बातें अगर आपको पता, इन जनरल बहुत से लोगों को पता रहता है। हाँ, जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे नेट वगैरह की, हाँ तो उनको पता ही रहता है। तो उसमें आप लोगों को इतनी बातें जरूर पता होनी चाहिए। आप लोग पीएचडी का एग्जाम दे रहे हैं तो पीएचडी के प्रवेश के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं दूसरा प्रश्न, मतलब 22वां प्रश्न। इसको एक बार पहले मिटा दूं। अब देखिए 22वां प्रश्न जो है, इसमें अलंकार के ऊपर प्रश्न पूछा है। ये प्रकृतस्य परात्मना परात्मना संभावनायाम कहा अलंकार। इसमें बहुत, अगर जो उसने थोड़ा बहुत भी अलंकार पढ़ा होगा तो वो कर सकता है आराम से। ठीक है, इसका निदर्शना, संदेह, उत्प्रेक्षा या विभावना। तो आपको 10 सेकंड देता हूं, 10 सेकंड में आप लोग इसका आंसर बताइए। समय समाप्त। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि अब अलंकार के बारे में एक एक अलंकार का लक्षण लिखता हूँ, इसमें इसमें समय बहुत जाएगा। हाँ, लिखता हूँ मैं वो चीज, जो वो चीजें लिखता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये महाभारत के नाम याद होने चाहिए थे पर्व के, इसलिए मैंने लिखा है। यहाँ पे मैंने पूरी साहित्य दर्पण की बुक ही यहाँ पे ला दी है, ताकि आप लोगों को ये जो इसको अलंकार के लक्षण है वो आप लोग आराम से देख सको। ठीक है, इसके अंदर में आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। मैं आपको डायरेक्ट उस पेज पे ले चलता हूँ जहां पर ये है अलंकार का, वहां पर वहां पर ले चलता हूँ जो है। ये आपका अलंकार जो है किसमें है, दसम परिच्छेद के अंदर में अलंकार होते हैं, साहित्य दर्पण के अंदर में दसम परिच्छेद में है। तो आपका ये ऊपर चले गया, निदर्शना। निदर्शना है 765 पेज नंबर पे, मैंने पेज नंबर मार्क कर रखा है ताकि एक एक अलंकारों के बारे में आपको पता लगता रहे। ये देखिए, ये रहा निदर्शन अलंकार, सबसे पहला जो ऑप्शन था, क्योंकि मैं एक एक ऑप्शन के ऊपर मैं बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद में आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। ये देखिए, निदर्शन अलंकार के अंदर में क्या है, संभवन वस्तु संबंधोपि संबंधो असंभवन वापि कुत्रचित यत्र बिंबानुबिंबत्वम बोधयेत सा निदर्शना। यत्र, जहां पर बिंबानुबिंबत्वम बोधयते बोधयेत
सा निदर्शना, जहां पर जो है बिंब और उसका अनुबिंब का बोधन होता है उसे बोलते हैं निदर्शना। ठीक है ना। ये आपका ये लक्षण अगर ऐसा आ जाए, ये तो बिंबानुबिंबत्वम कश्मीर अलंकारे भवति, तो निदर्शन आयाम, ये ठीक है। अब इसके उदाहरण वगैरह पर हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक। इसके बाद दूसरा क्या है निदर्शना के बाद में संदेह। संदेह अलंकार को भी देख लेते हैं। संदेह अलंकार 728 पेज नंबर। थोड़ा सा बुक इसलिए मैं लेकर के आया हूँ क्योंकि आपके लिए ये आपको मैं साहित्य दर्पण अगर लगेगा तो मैं आपको भेज दूंगा इस पे टेलीग्राम ग्रुप पे। लेकिन साहित्य दर्पण आपके पास में होना चाहिए, तो ये बहुत जरूरी। और एक ये बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है साहित्य का, और जिन्होंने साहित्य से आचार्य वगैरह किया उनको तो पता ही होगा, और जो लोग नहीं किए हैं तो वो लोग भी इसको साहित्य दर्पण को पढ़िए जरूर। मेरी साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद के ऊपर में वीडियो है, जिसमें मैंने प्रथम परिच्छेद काव्य का लक्षण और ये पूरा स्पष्ट किया हुआ है, तो जो लोग नहीं देखे वो लोग देख सकते हैं उसको। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है संदेह प्रकृति अन्यस्य संशय प्रतिबोधिता शुद्ध निसर्ग निश्चय गर्भो अशो निश्चयांता इति तुधा। संदेह क्या बोल रहा है, प्रकृति है अन्यस्य संशय प्रतिभा प्रतिभा उत्थित, मतलब प्रतिभा के द्वारा उत्थित कर देते हैं प्रकृति के प्रकृति में जो चीज है ना उसके अन्य में अन्य चीज को जो है प्रतिभा के द्वारा उसमें संशय उत्पन्न कर देते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं संदेह। संदेह मतलब संशय आ जाता है। और ये तीन प्रकार का होता है, शुद्ध, निश्चय गर्भ और निश्चयांत। यानी कि संदेह कितने प्रकार का हो गया, तीन प्रकार का, शुद्ध, निश्चय गर्भ और निश्चयांत। ठीक है। इसके बाद में तीसरा तीसरा जो हमारा ऑप्शन क्या था, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा को उत्प्रेक्षा दिखा देता हूं मैं आपको। ये आपका उत्प्रेक्षा, ये देखिए आगे आ रहा है, 739 पेज नंबर है। ये थोड़ा सा इसको ऐसे ही चलाना होता है क्योंकि ये देखिए ये रहा, भवेत संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना, ये आपका मिल गया। वाच्य प्रतीयमाना सा प्रथमम द्विविधा मता, वाच्य और प्रतीयमान जो है वो दो प्रकार का इसका मत माना जाता है। भवेत संभावनोत्प्रेक्षा, हाँ संभावना में उत्प्रेक्षा होता है, प्रकृतस्य परात्मना। ये आपका देखो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, प्रकृतस्य परात्मना संभावनायाम कहा अलंकार। तो संभावना में कौन सा अलंकार होता है आपका, ये क्या बोलते हैं आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसके बाद में आते हैं आपका, इसमें एक बचा विभावना। विभावना भी आपको मैं दिखा ही देता हूं। विभावना अलंकार, ये देखिए ये रहा, जात, ये विरोधा विरोधा वो आ गया आपका। विभावना चलिए मैं आपको भेज दूंगा ये टेलीग्राम, उसमें आप वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि अभी इतना हम एक में इसमें देखने में समय व्यतीत करेंगे। हमें आंसर मिल गया है और हमने तीन अलंकारों को देख लिया है, और फिर उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। ये रहा, ये देख लीजिए, चलिए मिल गया। विभावना विना हेतुम कार्योत्पत्तिर यदुच्यते उक्तानुक्तम उक्तानुक्त निमित्तत्वाद द्विधा सा परिकीर्तिता। यानी कि विभावना जो है विना हेतुम कार्योत्पत्ति यद उच्चते, यानी कि हेतु के बिना कार्य की उत्पत्ति जहां पर बोली जाती है उसे कहते हैं विभावना अलंकार।
और ये उक्ता और अनुक्त निमित्त से दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। ये आपका विभावना का लक्षण है। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। सत्यमेव जयते इति मंत्रः कुत्र अस्ति। सत्यमेव जयते ये मंत्र कहां पर है? तैत्तिरीयोपनिषदि, मांडुक्योपनिषदि, मुंडकोपनिषदि और ईशोपनिषदि। ये तो आपको पता होना चाहिए और ये बहुत सरल है और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बहुत से लोगों को पता हो, क्योंकि ये भारत सरकार का ध्येय वाक्य है। मैं एक काम करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में ना ध्येय वाक्य के, मैं कुछ ध्येय वाक्य जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान का ध्येय वाक्य है, केंद्रीय विद्यालय का ध्येय वाक्य है, हाँ, एनसीईआरटी का ध्येय वाक्य, भारत सरकार का ध्येय वाक्य है। ये सब ध्येय वाक्य जरूरी है क्योंकि ध्येय वाक्य से एक या दो प्रश्न आते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं खुद जब ये बीएड का, एक बार मैं जब ग्रेजुएशन में था, मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ कि ग्रेजुएशन में था मैं, तो मैं एक ब्लाइंड का बीएड का एग्जाम देने के लिए गया था और उसमें पूछा था केंद्रीय विद्यालय का ध्येय वाक्य, और वो प्रश्न मुझे आज तक याद है कि वो प्रश्न मैं गलत करके आया था, क्योंकि मुझे इतना याद था कि वो ईशोपनिषद का है, लेकिन वो क्या है ये नहीं पता था, और वो आज तक मुझे याद है कि गलत हो गया था, जबकि सेंटर मेरा कहाँ था? केंद्रीय विद्यालय के अंदर में। यानी कि केंद्रीय विद्यालय के अंदर में बैठ करके मैं पेपर दे रहा हूँ और उसी केंद्रीय विद्यालय का ध्येय वाक्य पूछा। जैसे ही बाहर आया तो गेट पे देखा लिखा हुआ था कि ध्येय वाक्य, और वो मेरा गलत हो गया। तो ऐसे ऐसे प्रश्न गलत ना हो, इसके लिए मैं आज ही ये वीडियो खत्म होने के बाद में आपका टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में मैं ध्येय वाक्यों का एक लिस्ट भेज दूंगा। उसके अंदर में ज्यादा नहीं, लगभग 10 से 15, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ वो, क्योंकि बहुत से ध्येय वाक्य मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो परीक्षा में आ सकते हैं वो भेजूंगा, ठीक है ना। अब देखिए इसका उत्तर आप लोग बताइए, सत्यमेव जयते कहाँ का है? 10 सेकेंड का समय। चलिए 10 सेकेंड का समय आपका देने से, वैसे आप बताइए, चलिए समाप्त समय। तैत्तिरीयोपनिषदि, मांडुक्योपनिषदि, इसका है आंसर मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते मंत्र मिलता है, ठीक है। और आपका इसमें एक इंपॉर्टेंट ये है, देख लो तैत्तिरीयोपनिषद में जो है ना, इसमें 3 वल्लियां मिलती हैं, 3 वल्ली। कौन कौन सा? पहला शिक्षावल्ली, दूसरा है ब्रह्मानंद वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली, और तीसरा हो गया भृगुवल्ली, ठीक है। इसके बाद में आपका मांडुक्योपनिषद के अंदर में ओमकार का वर्णन मिलता है, और ईशोपनिषद ये बहुत प्रसिद्ध है। मैं तो कहूंगा कि आप लोग जो ईशोपनिषद है उसके 18 ही मंत्र हैं, तो 18 मंत्रों को आप लोग जरूर देख करके जाइए, इस पे से प्रश्न आना निश्चित है। और ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय है और इसमें 18 ही मंत्र है, तो आप लोग 18 मंत्र देख लीजिए, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये आप लोग को समय मिले तो देख लीजिए। हाँ, तो ये पूरा इसका मतलब इन सबसे प्रश्न आ सकते हैं। ओंकार का किसमें से? मंडूक्य उपनिषद में ओंकार का वर्णन, इसके 3 वल्लियां हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रश्न कैसे आया है। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद की 3 वल्लियां हैं, इसके ऊपर में अभी प्रश्न नीचे इसमें है क्या? नहीं है। दूसरे भाग में अभी इसी के प्रश्न पत्र में देखो, ये रहा, ये आपका ये जो भाग है शास्त्रीय विषय, इसी के अंदर देखो तैत्तिरीयोपनिषद अयम एको भाग। अब जिसको इतना मैंने ये जो वीडियो में भी बताया 3 वल्लियां, वो डायरेक्ट आंसर ऐसा लगाएगा, कोई मतलब सोचने की बात ही नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत लाभदायी होगा, ठीक है ना। इसके बाद में आते हैं आपका गणपति ना सह संबद्धम पुराणम किम। गणपति के साथ संबद्ध पुराण कौन सा है? स्कंद पुराणम, पराशर पुराणम, मुद्गल पुराणम या पद्म पुराणम।
तो देखो गणपति के साथ संबंध जो है, आप लोगों ने सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको पुराण कितने हैं। पुराण जो है 18 पुराण है, और उन 18 पुराणों के नाम याद करने के लिए एक श्लोक है, मद्वयम भद्वयम चैव ग्रहत्रयम व चतुष्टयम अनाप लिंग कूस्कानी पुराणानि प्रचक्षते। ये श्लोक है। ठीक है, ये आपका श्लोक है पुराणों के नाम याद करने के लिए। ये श्लोक आपको याद होना चाहिए, और अगर नहीं भी याद है तब भी आपको, लेकिन पुराणों के नाम याद करने का सबसे आसान तरीका है। देखिए महोदयम से आपका मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। ठीक है, भवद्वयम से भागवत पुराण और भविष्य पुराण। ब्रह्मत्रयम से ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ठीक है, वह चतुष्टयम से वामन पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और आपका वराह पुराण। ये 4 पुराण हो गए। ठीक है, इसके बाद में अब ये देखिए, 2 ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 यहाँ पे हो गए। फिर इसके बाद इनसे इनसे एक एक है। देखिए अ से हो गया अग्नि, अग्नि पुराण। ना से हो गया नारद पुराण। प से हो गया पद्म पुराण। ली से हो गया लिंग पुराण। ग से हो गया गरुड़ पुराण। कू से हो गया कूर्म पुराण। और स्क से हो गया स्कंद पुराण। ठीक, ये पूरे 18 पुराण के नाम है। ये देखिए आपके 11 हुए थे, 12 13 14 15 16 17 और 18। ये 18 पुराण के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक बात और आपको ये याद होना चाहिए कि सबसे बड़ा पुराण कौन सा है, तो आपका स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण। ठीक है, और मार्कंडेय पुराण से एक चीज याद होना चाहिए, जो लोग जानते पंडित जो है उन लोगों को पता ही होगा, कि दुर्गा सप्तशती, आपकी दुर्गा सप्तशती, ये प्रश्न मुझे लगता है इस बार पूछा जा सकता है कि दुर्गा सप्तशती किस पुराण से। क्योंकि क्या है, नवरात्रों के अंदर में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, और नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। तो इसलिए दुर्गा सप्तशती किस पुराण से है, ये मार्कंडेय पुराण से है, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, और ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि दुर्गा सप्तशती भी हो गया, भागवत पुराण ये सारा हो गया आपका। स्कंद पुराण से, वैसे तो चलो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आप सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा सुनते हैं ना, सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा, अ, भगवान की पूजा भी करते हैं बहुत से लोग सत्यनारायण भगवान की। तो जो सत्यनारायण भगवान की जो व्रत कथा है, उसमें ये आपका वो क्या कहते हैं आपका, इसमें ये अवश्य ये स्कंद पुराण से आता है। ठीक है ना, एक मिनट, यहाँ पेन चलना बंद हो गया।
चलिए मिटाता हूं मैं, फिर इसको करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। इसके बाद में आपका अब जो है यहां से आपका शोध और इन सब चीजों के ऊपर प्रश्न आते हैं, शोध और पांडुलिपि के ऊपर प्रश्न है। तो यहां से ज्यादा मुझे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, और ये सब चीजें आप लोगों को खुद पढ़नी चाहिए। और अगर नहीं है तो फिर मैं आज एक काम करूंगा, आज मैं इसके ऊपर में भी थोड़ा सा शोध के ऊपर में नोट्स डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में, ताकि आप लोग उसको पढ़ ले, क्योंकि शोध से प्रश्न आना निश्चित है। विद्यापीठ के में तो 20 प्रश्न आएंगे इस शोध के ऊपर में। ठीक है ना। हाँ, चलने लग गया। देखिए, कृति रक्षणम इति मातृका शोध पत्रिका कस्याः संस्थाया। कृति रक्षणम मातृका शोध पत्रिका जो है वो किस संस्था का है? NMMGOML BORI ये प्रश्न तो मैं कहूंगा कि मुझे नहीं लगता किसी से हो पाएगा। हाँ, जो एमफिल किया होगा वहां से, संस्थान से या विद्यापीठ से, तो वही बता सकता है, और वहां पे भी मुझे नहीं लगता कि ये सब बताया जाता है। ठीक है, फिर भी वर्कशॉप होती है पांडुलिपि की, तो वो बता सकते हैं। पांडुलिपि की वर्कशॉप जिन्होंने की होगी वो बता सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। NMMGOML BORI सबसे पहले तो देखो NMM जान लो। NMM का मतलब क्या है? नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट है। पहले मिशन आएगा, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब पांडुलिपि के ऊपर मिशन है ये, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट। इसमें बहुत सी संस्थाएं मिलकर के पांडुलिपि को बचाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद में दूसरी जो है आपकी, वो कौन सी है? ये आपका GOML का फुल फॉर्म क्या है? GOML का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट गवर्नमेंट ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ठीक है, ये आपका गवर्नमेंट ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ये आपका इसका GOML का फुल फॉर्म है। और ये कब शुरू हुआ? ये आपका 1869 से ही शुरू हुआ है। और इस लाइब्रेरी के अंदर में बहुत से आपके, ये जो आपके मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह रखे गए हैं। इसके अंदर में जो ताड़पत्र है, 50,580 ताड़पत्र इसमें रखे गए। ठीक है ना। और आपके पेपर मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि आपका जो बोलते हैं आप किसके, पत्र के पांडुलिपियां, वो कितनी रखी गई है इसमें? पांडुलिपि जिसे बोलते हैं, पांडुलिपि ग्रंथ। पांडुलिपि ग्रंथ कितने हैं? वो है 22,134। टोटल यहाँ पर 72,714 ग्रंथ रखे गए। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका BORI। इसको मिटा दूं, आप लोग साथ साथ लिखते रहिए मेरे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रश्न मुझे नहीं लगता बहुत कम लोग कर पाएंगे। अगर आप लोग ये सब जानकारी रखेंगे तो आप लोग कम से कम ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ऑप्शन एलिमिनेट। मैं एग्जाम से एक दिन पहले, जैसे कल है, कल रात में, परसों है पेपर, तो कल रात में मैं एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोग, क्योंकि दोपहर में पेपर है, तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिए कैसे हमें पेपर को एलिमिनेट करना है, क्वेश्चंस को। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सको। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं BORI। BORI देखते हैं। BORI क्या है? BORI है आपका भांडारकर
आपने भांडारकर सुना होगा, भांडारकर पद्धति, जो महाराष्ट्र से हैं उनको पता होगा। ओरिएंटल, क्योंकि इसका सेंटर जो है ना वो आपका भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ठीक है। भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, भांडारकर पद्धति भी चलती है, जिसे अनुवाद पद्धति कहते हैं। ये आपका किनके नाम पर पड़ा है? रामकृष्ण गोपाल भांडारकर। ठीक है, रामकृष्ण गोपाल भांडारकर के नाम पर ये पड़ा है। और इसकी जो ये आपका कहां पर है, ये आपका पुणे में। ठीक है, और ये 6 जुलाई 1917, ये आपका इसका वो है 6 जुलाई 1917 में ये आपका बना, और तब से ये चल रहा है। और आपका ओ आर आई क्या है? ओ आर आई है आपका ओरिएंटल, और इसको भी मिटा दूं, भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका रामकृष्ण गोपाल के भांडारकर जो है इनके नाम पर पड़ा है, और पुणे में यह है, पुणे में यह है भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये 6 जुलाई 1917 से प्रारंभ हुआ। इसके बाद में आता है आपका एक और, ये आपका देखिए ओ आर आई। ओ आर आई क्या है? ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका 1916 में, और ये मैसूर यूनिवर्सिटी है, मैसूर यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ। बाद में ये एक अपना ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट 1944 में ये बन गया। ठीक है, अब ये हमारा प्रश्न क्या था, ये मैंने आपको थोड़ा इनके बारे में जानकारी दे दी। हमारा जो प्रश्न था कि कृति रक्षणम इति मातृका शोध पत्र पत्रिका कस्याः संस्थाया, तो ये आपका BORI का होगा। ये आपका ये आपका भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसका होगा, और ये पुणे के अंदर में है, तो इसका ये कृति रक्षणम जो पत्रिका है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग चलते हैं विश्वकोशे। 26वां प्रश्न, विश्वकोशे संपादिता सामग्री भवती। विश्व कोश में संपादित सामग्री कैसी होती है? प्रधानक स्रोत्रम स्रोत स्रोतः, गौण स्रोतः, निरंतर स्रोतः, या अपरिमेय स्रोतः। तो देखो, जो आपका विश्वकोश, सबसे पहले आपको, चलो मैं 10 सेकंड देता हूं, 10 सेकंड में आप लोग आंसर अपने मन से बताइए। आप लोग सब लोग आंसर बताया करिए, क्योंकि अभी तक मैंने देखा है केवल 1 या 2 आंसर आए हैं। अपने मन से जब तक आंसर नहीं देंगे तब तक आपको पता कैसे लगेगा कि आप लोग कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। मैं 10 सेकंड नहीं तो फिर वीडियो लंबी हो रही है। मैं आप लोग अगर कमेंट करें तो मैं 10 सेकंड देना बंद कर दूं। चलो, समय समाप्त। देखो, प्रधानक स्रोत क्या है? प्रधानक स्रोत जो बोलते हैं हम, जिसमें मतलब कोई बुक हुआ जो जिसके अंदर में जैसे आपका लॉज वगैरह, मतलब नियम वगैरह हो, वो होते हैं प्रधानक स्रोत, जो किस किताब से लिया, कहीं से लिया। गौण स्रोत जो होता है वो उस किताब का रेफरेंस देकर के कोई लिख देता है, उससे वो जो होता है वो गौण स्रोत है। निरंतर स्रोत जो हमेशा बदलता रहता है। और अपरिमेय स्रोत क्या है? मतलब हमेशा बदलता रहता है नहीं, निरंतर स्रोत जो है मतलब जो हम चलता रहता है, जैसे हम यहाँ से लिया फिर वहां से, मतलब एक ही, हम एक जगह से नहीं लेते, कोई एक, मतलब जैसे प्रधान स्रोत नहीं है, कहीं से कोई स्रोत ले लिया, कहीं से कोई स्रोत ले लिया, कहीं से कोई स्रोत, वो निरंतर स्रोत हो गया। अपरिमेय स्रोत क्या हो जाता है? जो कि जिसका कोई परिमाण नहीं है। तो ये आपका विश्वकोश है। विश्वकोश को इंग्लिश में हम कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया। आपने ये नाम सुना होगा, जैसे विकिपीडिया है। हाँ, विकिपीडिया है, वो उसी तरीके का नहीं, विकिपीडिया से बड़ा है, इसे कहते हैं विश्वकोश। इसके अंदर में ना किसी भी विषय की जानकारी, मतलब पूरी जानकारी आपको मिलेगी। कोई अभी तो अभी ये
पहले क्या होता था ना, इंसाइक्लोपीडिया जो होती थी वो किताबों में छपती थी। अब जो है कंप्यूटर आने के बाद से, और एक एक किताब इतनी मोटी होती थी। मैंने लाइब्रेरी में देखा इंसाइक्लोपीडिया मैंने भी एक दो बार इसका यूज किया है। वो इंसाइक्लोपीडिया जो है बहुत मोटा ग्रंथ होता है। मतलब उसमें हजारों की संख्या में पेज होते हैं, और उसके अंदर एक विषय की विशद जानकारी होती है, तो बहुत अपरिमेय स्रोत होता है ये। ठीक है ना। इसके बाद में आते हैं समस्या चयने सिद्धांतो भवति। समस्या के चयन में सिद्धांत कौन सा होता है? यादृच्छिक सिद्धांत, व्यवहारिकोपयोगी सिद्धांत, वैयक्तिका, और यह उपाधि निमित्ता। आपको बताना है समस्या के चयन में कौन सा सिद्धांत होता है। समस्या चयन, जैसे हम शोध करने के लिए समस्या का चयन करते हैं, तो वो कौन सा सिद्धांत इसमें किया है? समय आपको 10 सेकेंड का है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 10 सेकंड दूं या नहीं दूं, क्योंकि आगे चल के हमारा व्याकरण का आने वाला है, और मुझे कल तक में ये खत्म करना है पूरा पेपर। आज 30 ही प्रश्न हुआ है, तो मैं जल्दी जल्दी इसको खत्म करूंगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ 10 सेकंड का समय ना दूं। समय समाप्ता। देखिए, यादृच्छिक मतलब कि जैसी इच्छा हो, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा समस्या का चयन करें। व्यावहारिकोपयोगी, व्यवहारिक में जो उपयोगी हो ऐसे समस्या का चयन करें। वैयक्तिक समस्या, या उपाधि निमित्त, उपाधि के निमित्त में। तो जो जब कभी भी हम समस्या का चयन करते हैं, तो व्यवहारिक उपयोगी समस्या का चयन करते हैं। मतलब जैसा क्या है, वो व्यवहार में उपयोगी हो। आपने वो समस्या चयन किया, तो उस समस्या का चयन करके आप उस समस्या के ऊपर में डेटा कलेक्ट करके आप उसके ऊपर में अनुसंधान करोगे। तो वो किस लिए कर रहे हो? ताकि वो व्यवहार में दूसरे लोगों के लिए भी, जब अगर वो समस्या है, तो वो आपके अनुसंधान से हेल्प लेकर के उस समस्या का समाधान कर सके। तो इसलिए जो व्यवहार में उपयोगी हो उस प्रकार के समस्या का चयन करना चाहिए। ठीक है, ये 27वें का आंसर होगा। इसके बाद में 28वां प्रश्न है, कस्य वैदेशिकस्य मतानुसारम शारदा लिपि सिद्ध मातृका इत्युच्यते। ह्यूनसांग, आल्बरेनी, आलबेरुनी, और जेम्स प्रिंसेप, या मैक्स मूलर। बताइए आप लोग। समय समाप्त। देखिए, ह्यूनसेंग, आलबरेनी, आलबेरुनी, जेम्स प्रिंसेप, और आपका मैक्स मूलर। तो इन सब में से शारदा लिपि होती कहां पर है, ये तो समझो पहले। शारदा लिपि जो है आपकी कश्मीर में चलती है, कुछ हिमाचल में भी चलती है। कश्मीर और हिमाचल के अंदर में। ठीक है। और शारदा लिपि को शुद्ध मातृका किसने कहा है? ये आलबेरूनी ने कहा है। ठीक। मैक्स मूलर ने तो ये इसके क्या कहते हैं आपका लिपियों के बारे में उसने बहुत कुछ नहीं कहा है, मतलब ऐसा कुछ कहा नहीं है। और जेम्स प्रिंसेप का तो अशोक के अभिलेख से इसका वो होता है, संबंध है। ठीक है। इसके अंदर गांधार संस्कृतौ कस्याः लिपे बहुल प्रचारः आसीत्। गांधार संस्कृति में किस लिपि का बहुल बहुल प्रचार था? ये आपको पता होना चाहिए। नागरी लिपि है, खरोष्टी लिपि है, ग्रंथ लिपि है, या कादम्ब लिपि है। तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा? खरोष्टी लिपि। गांधार संस्कृति के अंदर में खरोष्टी लिपि। गांधार है कहाँ पे? आजकल का जो आपका पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, वो गांधार के अंदर में आता है। इसके बाद अंतिम प्रश्न सामान्य ज्ञान का, अनुसंधान से सैद्धांतिकम उद्देश्यम किम भवति। सैद्धांतिक उद्देश्य क्या होता है उसका? व्याख्यात्मकम, परिमाणात्मकम, गुणात्मकम, या निष्कर्षात्मकम। ठीक है। सैद्धांतिक उद्देश्य पूछ रहा है, सैद्धांतिक उद्देश्य। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब देखो, व्याख्या में सिद्धांत तो होगा नहीं। व्याख्या तो आप जैसे आप विस्तार से व्याख्या कर सकते हो। परिमाण में हो सकता है कि उसका परिमाण क्या है, ये आप सिद्धांत से प्रतिपादित। गुणात्मकम, ये भी नहीं होगा। ऐसे हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन को काट सकते हैं। तो अब इसका आंसर जो है निष्कर्षात्मकम, यानी कि निष्कर्ष। तो कभी भी हम सिद्धांत जो प्रतिपादित करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका निष्कर्ष क्या है ये बताते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो निष्कर्षात्मक। ठीक है।
तो ये आपके पहला भाग जो है वो सामान्य ज्ञान, वो इसमें समाप्त हुआ। अगला ज्ञान जो है शास्त्र, अगला भाग जो होगा वो शास्त्रीय ज्ञान के ऊपर में होगा, फिर उसके बाद व्याकरण का है। हाँ, हम लोग उसको जल्दी जल्दी कल तक में समाप्त करेंगे। और फिर हम लोग आप लोगों के लिए लास्ट वीडियो में एक बना दूंगा कि कैसे हम लोग पेपर करें। ठीक है, लिखित परीक्षा के ऊपर में भी मैं आज रात में एक वीडियो लेकर के आऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोग ये कैसा लगा ये वीडियो, जरूर आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है ना।